गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम रोहतक जिला पढ़ना, और रोहतक जिले में हम कल पढ़ चुके थे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में मेरे दोस्त छोटू राम के बारे में बातें डिस्कस कर रहे थे। छोटू राम के बारे में सारी की सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं याद रखनी, क्योंकि एग्जाम के अंदर छोटू राम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है बच्चों, 1927 तक हम पहुंचे थे और मैंने बताया था कि छोटू राम को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, उसको हम राय बहादुर की उपाधि के नाम से जानते हैं। 1927 के बाद आपको ध्यान रखना है 1934, 1934 के अंदर मेरे दोस्त इन्होंने कुछ अधिनियम पारित करवाए थे, जिसमें साहूकार पंजीकरण अधिनियम लागू करवाया इन्होंने। साहूकार पंजीकरण अधिनियम, यानी कि जितने भी साहूकार लोग थे उनका रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त करवाने के लिए, उनकी पहचान करवाने के लिए एक एक्ट पारित करवाया गया। उसको हम बोलते हैं साहूकार पंजीकरण एक्ट। और ये जो पारित हुआ ये 1934 में पारित हुआ, लेकिन ये साहूकारों के ऊपर लागू जो हुआ था वो 1938 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछ भी लेना कि हरियाणा के अंदर साहूकार पंजीकरण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1938 के अंदर। ठीक है, पारित कब हुआ था? 1934 में। 1934 के अंदर एक किसान कर्जा माफी अधिनियम पारित किया गया, किसानों का कर्जा माफ किया गया बच्चों। किसान कर्जा माफी अधिनियम पारित किया गया। साथ के साथ हम बात करें किसानों की जो जमीन गिरवी रख ली जाती थी, उन गिरवी रखी जमीनों को बच्चों छुड़वाने के लिए एक अधिनियम 1934 के अंदर छोटू राम ने पारित करवाया था। किसानों के लिए हमेशा इन्होंने काम किया है, इसीलिए तो इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, जो किसानों की जमीन गिरवी रख ली जाती थी, उन गिरवी रखी हुई जमीनों को वापस किसानों को दिलाने के लिए किसान गिरवी जमीन मुक्त कर अधिनियम जो है वो पारित करवाया गया 1934 के अंदर। 1934 के बाद बच्चों हम बात करेंगे 1937 की। 1937 में अंग्रेजों ने छोटू राम को एक और उपाधि से सम्मानित किया, उसे हम बोलते हैं सर की उपाधि। तो 1937 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि से? सर की उपाधि से। सर की उपाधि से मेरे दोस्त सम्मानित किया गया। ठीक है, 1937 के बाद हम बात करें 1938 में। 1938 के अंदर किसान मंडी उत्पाद अधिनियम पारित करवाने का काम किया गया। किसान मंडी उत्पाद अधिनियम पारित करवाया गया। और आज किसान अपनी फसल निकालने के बाद उसको बेचने के लिए बच्चों जो मंडी जाते हैं, तो किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए जो मंडी की सुविधा करके देने का काम किया वो छोटू राम ने ही किया।
तो किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु अलग से मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 के अंदर किया गया था दोस्त। तो किसानों का जो अनाज है वो खेतों से निकलते ही बिक सके, उसके अच्छे दाम मिल सके, तो किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मेरे भाइयों मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। इसका गठन किया गया, मार्केटिंग बोर्ड का मेरे दोस्त गठन किया गया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग विक्की, डूल, प्रिया, रीना, साजल, प्रवीण कुमार, स्वीटी, मुकेश, ज्योति, ईशा, मुकेश, संगीता, ईशारंगा, रीता, अर्जुन, योगिता, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम है। और आप लोगों ने अपनी तैयारी का मीटर खींच रखा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। उम्मीदों के ऊपर तुम खरे उतरना। सर बोर्ड का टाइम जो है ना वो 2 मिनट पीछे है। हाँ, मतलब तुम बोर्ड के टाइम पे ध्यान देना, यहाँ मत ध्यान देना। किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन बच्चों 1938 के अंदर किया गया था, ठीक है। 1938 के बाद हम बात करेंगे वर्ष 1944। वर्ष 1944 में क्या हुआ? भाखड़ा बांध बनाने को लेकर बच्चों एक समझौता हुआ था। भाखड़ा बांध बनाने को लेकर भाखड़ा बांध बनाने को लेकर बिलासपुर के राजा के साथ, बिलासपुर बच्चों हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और राजा का नाम था अभय चंद। ठीक है। तो अभय चंद के साथ एक हस्ताक्षर समझौता हुआ था कि भाई आगे चल के यहाँ पर एक भाखड़ा बांध सतलुज नदी के ऊपर बनाया जाए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में। और उस पानी का जो प्रयोग है वो पंजाब हिमाचल प्रदेश मिलके करेंगे, और उसी पंजाब का बच्चों अपना हरियाणा भी हिस्सा था। तो 1944 के अंदर ये समझौता हुआ था। इस समझौते के कुछ दिनों के बाद 9 जनवरी 1945 को बच्चों छोटू राम की मृत्यु हो जाती है। 9 जनवरी 1945, आपको ध्यान रखना है, लाहौर के अंदर बच्चों छोटू राम की मृत्यु होती है। लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए, इनके कामों में ध्यान रखना है, हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने का काम छोटू राम ने ही किया था बच्चों। तो हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध। तो गुड़गांव का एक डिप्टी कलेक्टर था जो मोरों का शिकार करके बड़ा खुश होता था। तो बच्चों उस गुड़गांव के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ अपने अखबार में बहुत तगड़े लेख ये लिखा करते थे। और जब लोग नाराज हुए कि अंग्रेज लोग जो हैं वो मोरों का शिकार कर रहे हैं, तो छोटू राम ने मेरे दोस्त फिर ये केस लड़ा। और ये केस जीतने के बाद हरियाणा के अंदर मोरों के शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा था। तो हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने का श्रेय भी हम छोटू राम को ही देते हैं, ठीक है। बच्चों छोटू राम को कई नामों से जाना गया है, इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों का मसीहा। इनको दीन बंधु के नाम से पुकारा जाता है। दीन बंधु का मतलब है गरीबों के भाई, ठीक है। बच्चों इनको रहबरे आजम के नाम से मुसलमानों ने पुकारने का काम किया। रहबरे आजम, ठीक है। आदि नामों से ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए।
तो ध्यान रखना है ये आदि नामों से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। बच्चों छोटू राम ने अपना जो जन्मदिन है ना, वो लोगों को बोला कि आप मेरा जन्मदिन जो है वो बैसाखी के दिन मनाया करें। बैसाखी का मतलब 13 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटू राम जो जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन किसानों को ही दे दिया था, तो छोटू राम जो जयंती है मेरे दोस्त, वो बैसाखी के दिन। छोटू राम का जो निवास स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटू राम का निवास स्थान है, उसका नाम है बच्चों नीली कोठी। तो छोटू राम के निवास स्थान का नाम आपको याद रखना है, नीली कोठी। और ये जो नीली कोठी है ये कहाँ है दोस्त, रोहतक के अंदर। बच्चों छोटू राम के नाम पर एक म्यूजियम भी है, संग्रहालय भी है। जहां पर छोटू राम से जुड़ी हुई बातों को इकट्ठा करके रखा गया है। जिन जिन चीजों का ये प्रयोग किया करते थे उन चीजों को संरक्षित रखा गया है। और छोटू राम जो संग्रहालय है, ये बच्चों गढ़ी सांपला में बनाया गया है। गढ़ी सांपला, रोहतक के अंदर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, हरियाणा में किसी व्यक्ति के नाम की यदि सबसे ऊंची प्रतिमा है बच्चों, तो वो छोटू राम की प्रतिमा है। तो प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा यदि किसी शख्सियत की है, तो बच्चों वो छोटू राम की प्रतिमा है। और छोटू राम की इस मूर्ति की हाइट है 64 फीट। और ये गढ़ी सांपला के अंदर नेशनल हाईवे 9 के ऊपर है बच्चों। 64 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है। इस मूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है राम सुतार। तो आपको ध्यान रखना है, इस मूर्तिकार का नाम है मेरे दोस्त राम सुतार, ठीक है। 1937 के अंदर पंजाब सरकार में इन्हें राजस्व मंत्री भी बनाया गया था। तो 1937 में याद रखिएगा, पंजाब सरकार में ये क्या रहे थे, राजस्व मंत्री बने रहे थे। पंजाब सरकार में इनको कौन सा मंत्री बनाया गया था, राजस्व मंत्री। 1937 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और मेरे दोस्त, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना ही छोटू राम ने मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर की थी। तो सिकंदर हयात खान को पंजाब का पहला प्रधान चुना गया था। और सिकंदर हयात खान की सरकार में छोटू राम को राजस्व मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो बच्चों छोटू राम के बारे में इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रणबीर सिंह हुड्डा की। रणबीर सिंह हुड्डा मेरे दोस्त कौन, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हैं ये। तो याद रखना है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय कृषक समाज, भारतीय कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण
इस कल्याण के बच्चों ये क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया है कि भारतीय कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण के अध्यक्ष कौन रहे थे, रणबीर सिंह हुड्डा। बच्चों हम बात करें तो 1951-52 के अंदर जो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, प्रथम लोकसभा चुनाव में ये रोहतक से लोकसभा सांसद चुने गए थे। ये रोहतक से क्या चुने गए थे मेरे दोस्त, एमपी। ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो आप। अयोध्या मंदिर की जो भगवान श्री राम की मूर्ति है वो भी रामवी सुतार ने बनाई है, बहुत ऊंची ऊंची मूर्ति बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट बता दीजिएगा, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। हाँ भाई, एक यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। हाँ, ये जो बैसाखी के दिन है ना बच्चों, तो बैसाखी के दिन ना करके इसको बसंत पंचमी का दिन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये थोड़ी सी गलती सुधार लीजिएगा। बसंत पंचमी का जो दिन है वो छोटू राम जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो छोटू राम जयंती जो है ना वो बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है, और बसंत पंचमी शायद फरवरी के महीने में आती होगी, है ना। हाँ, फरवरी के महीने में आती होगी। हाँ बिल्कुल, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, वो भी रामवी सुतार ने ही बनाई है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे दोस्त, मातूराम हुड्डा। मातूराम हुड्डा कौन है, स्वतंत्रता सेनानी है मेरे दोस्त। कौन है मातूराम हुड्डा, स्वतंत्रता सेनानी है। टांगी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ मेरे दोस्त, रोहतक के अंदर। ठीक है। चौथे नंबर पे याद रखिएगा आप, पारुल गुलाटी। आपसे कोई पूछ ले कि पारुल गुलाटी कौन, तो आप बोलेंगे अभिनेत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जसविंदर नरूला। आपसे पूछे कि जसविंदर नरूला का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे संगीत क्षेत्र से है। नेक्स्ट मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा केपी कौशिक का संबंध कहाँ से है। केपी कौशिक, तो केपी कौशिक भी बहुत तगड़े संगीत डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत निर्देशक। और अपने हरियाणा की जो आज तक की सबसे तगड़ी फिल्म रही है चंद्रावल, तो चंद्रावल फिल्म का जो म्यूजिक है बच्चों, उसको डायरेक्ट किसने किया है, उसके डायरेक्टर कौन रहे हैं, केपी कौशिक ही तो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रणदीप हुड्डा। जसिया गांव का बेटा है बच्चों रणदीप हुड्डा। गांव कौन सा है, जसिया। और आप सारे के सारे बता देंगे कि ये कौन है बच्चों, अभिनेता है, बहुत सारी फिल्मों में रणदीप हुड्डा ने काम किया है, और आप लोगों ने फिल्में देखी भी होंगी।
रणदीप हुड्डा के बाद जयदीप अहलावत। पाताल लोक जैसी वेब सीरीज से बच्चों पॉपुलर हुए जयदीप अहलावत, खरकड़ा गांव का बेटा है। जो महम के पास गांव है ना, खरकड़ा। ये भी अभिनेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुभाष घई और अशोक घई। तो आप देख लेना कि कितने फिल्मों से संबंधित चेहरे मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ। तो बच्चों ऐसे ही फिल्म सिटी थोड़ी कहा जाता है रोहतक को। तो सुभाष घई और अशोक घई। तो सुभाष घई और अशोक घई बच्चों ये कौन है? फिल्म निर्माता हैं। इनका नाता भी कहाँ से रहा है? रोहतक से रहा है। फिल्म निर्माता। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है देवी शंकर प्रभाकर, जिन्होंने चंद्रावल जैसी फिल्म मेरे दोस्त बनाने का काम किया। देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा के अंदर सर्वाधिक सफल फिल्म निर्माता हैं बच्चों ये। क्योंकि चंद्रावल जो फिल्म बनाई थी वो इन्होंने ही तो बनाई थी। ठीक है। इन्हीं के भाई हैं जयंत प्रभाकर। इन्हीं के भाई हैं जयंत प्रभाकर। बच्चों ये भी फिल्म निर्माता तो नहीं है, निर्देशक बोलेंगे, डायरेक्टर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ममता खरब। बच्चों इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, तो गोल्डन गर्ल किसे बोलेंगे? तो हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब को कहा जाता है। और ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं बच्चों। ममता खरब के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा जो है बच्चों, ये क्रिकेटर हैं। और इनको लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है। लेडी सहवाग नाम से ये फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेडी सहवाग के नाम से इन्हें जाना जाता है, सैफाली वर्मा को। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे दोस्त साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ओलंपियन रेसलर हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में, 2016 रियो ओलंपिक में 58 kg भार वर्ग में बच्चों कांस्य पदक जीतने का काम किया था। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बच्चों बनी थी साक्षी मलिक। ठीक है। साक्षी मलिक के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर का जो जन्म हुआ है बच्चों वो रोहतक में हुआ है। और ये पूर्व मिस वर्ल्ड 2017 है। पूर्व मिस वर्ल्ड 2017। ठीक है। मानुषी छिल्लर
याद रखना है, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए हरियाणा में एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट शक्ति। महिलाओं के उत्थान हेतु मेरे दोस्त प्रोजेक्ट शक्ति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के उत्थान हेतु इन्होंने किसकी शुरुआत की थी बच्चों? प्रोजेक्ट शक्ति की शुरुआत की थी। ठीक है ना? बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया। गुरुजी मानुषी छिल्लर बामडोली से है बेटा, बामडोली के अंदर तो उसके पिताजी पैदा हुए थे। ठीक है, हाँ, बामडोली उनका पैतृक गांव है। जन्म इसका रोहतक में हुआ था 1997 में। उम्र भी बता दूंगा मैं तेरे को, ठीक है? तो बामडोली इसका पैतृक गांव है। पैतृक का मतलब है इसके जो दादा हैं, इसके जो पिता हैं वो पैदा हुए हैं। इसका जो जन्म है वो रोहतक में हुआ था। ठीक है, तो ये बामडोली से नहीं बोलेंगे हम, रोहतक से बोलेंगे। रोहतक ऑप्शन में नहीं है तो बामडोली बोल सकते हो कि इसका पैतृक गांव बामडोली है। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है यार संदीप, क्या बात करते हो? नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों दयाचंद मायना की। दयाचंद मायना, दयाचंद मायना कौन है बच्चों? प्रसिद्ध कवि हुए हैं। प्रसिद्ध कवि। और इनका कंपैरिजन जो है ना वो इंग्लैंड के कवि के साथ किया जाता है। इनको बच्चों जॉन मिल्टन कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन नाम के कोई कवि हुए हैं इंग्लैंड के, उनके साथ इनकी तुलना की जाती है बच्चों। हरियाणा का जॉन मिल्टन एकमात्र ऐसा कवि है जिसको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त था। हरियाणा से एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त था दोस्त। ठीक है बच्चों, ये कविताओं के साथ साथ किस्से भी लिखा करते थे। किस्से का मतलब नाटक है। और पेपर में पूछा गया कि इनका एक प्रसिद्ध किस्सा किसके जीवन पर आधारित था। तो इनका जो प्रसिद्ध किस्सा रहा है बच्चों, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के ऊपर आधारित रहा है। किस्से का मतलब नाटक होता है। तो पेपर में पूछा गया कि इनका जो प्रसिद्ध किस्सा है वो किसके जीवन पर आधारित रहा, तो आप बोलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्त नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू ये टिटोली गांव से आते हैं बच्चों। और नसीब सिंह कुंडू ने चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाने का काम किया था। तो याद रखना है, चंद्रावल फिल्म में
रुंडा की भूमिका। तो चंद्रावल फिल्म में बच्चों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रुंडा खुंडा सारे के सारे किरदार, तो चंद्रावल फिल्म के अंदर रुंडा की भूमिका निभाने का काम किया नसीब सिंह कुंडू ने। ठीक है, नसीब सिंह कुंडू के बाद आगे आ जाओ मेरे दोस्त। और यहाँ से शख्सियत में अनुराधा बेनीवाल का नाम आता है। अनुराधा बेनीवाल जो है बच्चों, ये खेड़ी गांव की बेटी है, महम तहसील के अंदर। ठीक है, प्रसिद्ध कवियत्री हैं। कवियत्री के साथ साथ शतरंज गेम की बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। तो प्रसिद्ध कवियत्री व शतरंज खिलाड़ी, चेस प्लेयर। ठीक है, अनुराधा बेनीवाल के बाद आपको ध्यान रखना है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर बच्चों निंदाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ 5 मई 1954 को। ठीक है, निंदाना गांव के अंदर। और आप सभी जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में करनाल से सांसद हैं। और करनाल से मेरे दोस्त क्या रहे हैं, सांसद रहे हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के गांव से ही आते हैं महासिंह नेहरा। तो मेरे दोस्त याद रखना है महासिंह नेहरा, ये भी निंदाना गांव में पैदा हुए। कौन से गांव में पैदा हुए, निंदाना गांव के अंदर ये पैदा हुए। और महासिंह जो नेहरा हैं बच्चों ये हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री हुए हैं। महम से ये विधायक चुने गए थे 1967 के अंदर, जब हरियाणा में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, और इनको फिर शिक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री। बिल्कुल, रुंडा की भूमिका नसीब सिंह कुंडू ने, और खुंडा की जो भूमिका है वो दरिया सिंह मलिक जो उगरा खेड़ी गांव पानीपत के रहने वाले थे, उन्होंने खुंडा की भूमिका निभाई थी। सूरज का किरदार आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त, चंद्रावल फिल्म के अंदर और उसी सूरज के ये दो दोस्त रहे हैं रुंडा और खुंडा। करोगे महासिंह नेहरा। चलिएगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है शाह मोहम्मद। ये महम से आते हैं दोस्त, इनको हादी ए हरियाणा के नाम से जाना गया। हादी ए हरियाणा नाम से प्रसिद्ध। तो आपसे कोई पूछ ले कि हादी ए हरियाणा नाम से कौन प्रसिद्ध रहा है, तो आप बोलेंगे शाह मोहम्मद रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ये भाई साहब भी महम से थे और ये प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे।
ये प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। तो इसी के साथ मेरे दोस्त हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। हम बात करेंगे अब जिला दर्शन के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट की। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे। जिला दर्शन हिसार। मेरे दोस्त जिला दर्शन हिसार में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्थिति के बारे में। हिसार को मानचित्र के ऊपर आप जानते ही होंगे कि कहाँ है हिसार। नहीं जानते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा मैं हिसार के बारे में बता देता हूँ। हिसार तुम्हें दिखा देता हूँ दोस्त। तो ये है हमारा यहाँ हिसार। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हिसार की जो स्थिति है वो क्या है, लोकेशन क्या है हरियाणा के मानचित्र के ऊपर, तो ये बच्चों उल्टे हाथ की तरफ है। और उल्टे हाथ की तरफ जो दिशा होगी उसे बोलेंगे पश्चिम। हरियाणा के पश्चिम। और पश्चिम के साथ साथ हिसार का जो क्षेत्र है बच्चों वो दक्षिण पश्चिम में भी है। तो पश्चिम बोलेंगे और पश्चिम के साथ साथ क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। और अस्तित्व आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे 1 नवंबर 1966। मेरे दोस्त हम बात करें अक्षेत्रफल की, तो अक्षेत्रफल यहाँ दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है गठन के समय। और गठन के समय मेरे दोस्त हिसार का एरिया था 13,891 वर्ग किलोमीटर। और 13,891 वर्ग किलोमीटर के साथ ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा जिला था बच्चों। सबसे बड़ा जिला था 13,891 के साथ जब हरियाणा का गठन हुआ था। एक आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान समय। तो वर्तमान में मेरे दोस्त हम बोल देंगे 3983 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में ये सिरसा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो याद रखेंगे ये वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब क्षेत्रफल के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार होगी 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। और बच्चों इसकी जो पॉपुलेशन रही थी वो रही थी 15 लाख से अधिक। और जनसंख्या के मामले में भी बच्चों इसका जो स्थान है वो फरीदाबाद के बाद दूसरा। तो जनसंख्या में भी ये दूसरा सबसे बड़ा जिला होगा। फरीदाबाद के बाद मेरे दोस्त हिसार जिले की ही जनसंख्या सबसे ज्यादा रही है। हम बात करेंगे इसका पुराना नाम क्या रहा है। तो बच्चों हिसार का पुराना नाम रहा है इसुकार। और ये नाम कहाँ लिखा पाया गया है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। तो ये आपको ध्यान रखना है ये नाम कहाँ लिखा पाया गया मेरे दोस्त, इसुकार। हिसार का ये नाम लिखा पाया गया है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर। ठीक है। तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में हिसार को इसुकार बोला गया।
लेकिन आगे चल के बच्चों जब यहाँ एक किला बनवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो इसे इस किले के नाम से जाना गया, हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा भी इसका पुराना नाम रहा है। ठीक है। बच्चों पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे यहाँ इसकी स्थापना की, कि हिसार को अच्छे तरीके से जो स्थापित किया गया बच्चों, वो कब किया गया। तो इसकी स्थापना जो है वो 1354 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ एक किला बनवाया था हिसार ए फिरोजा के नाम से। बड़ा लारस गांव की जमीन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर जो जमीन थी बच्चों वो एक तरीके से सुनसान जमीन थी, और वो जमीन दो गांव के नाम से जानी जाती थी, एक छोटा लारस एक बड़ा लारस। बच्चों जो बड़ा लारस गांव की जमीन थी ना, उस जमीन के ऊपर फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी के अंदर 1354 ईस्वी में एक किला बनवाया, और उस किले को ही हम बोलते हैं हिसार ए फिरोजा। हिसार जो है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्त किला। क्या होता है? किला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हिसार आप पढ़ रहे हो ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। और फारसी भाषा के शब्द हिसार का मतलब है बच्चों किला। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? किला है। स्थापना के बाद हम बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नामकरण तो आप समझ ही गए हो कि भाई हिसार का मतलब ही किला है, तो इसका नामकरण किले के कारण हुआ है। हिसार या किले के नाम पर, या किले के कारण। ठीक है। बच्चों हम बात करें तो पहले इसे हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज तो इसे हम अकेला हिसार बोलते हैं। ए फिरोजा शब्द जो है वो हट चुका। तो ये ए फिरोजा शब्द किसके समय हटा है? तो आपको ध्यान रखना है अकबर के समय। मुगल शासक जब अकबर शासन कर रहे थे, तो अकबर के समय इसका नाम हिसार पड़ा था। तो अकबर से पहले इसका नाम था हिसार ए फिरोजा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हिसार को हिसार के नाम से किसके समय जाना गया? तो आप बोलेंगे अकबर के समय जाना गया दोस्त। ठीक है ना? समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई दोस्त? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो ये हम किला पढ़ रहे हैं ना, इस किले के 4 गेट होते थे, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। या मैं तुम्हें यही लिखवा देता हूँ। ये जो ये किला था ना बच्चों, ये जो हम किला पढ़ रहे हैं, इस किले के कितने गेट थे? 4 गेट थे। ठीक है।
और इन 4 गेटों में हम चर्चा करें तो मेरे भाई एक गेट का नाम था दिल्ली गेट। ठीक है। एक किले का नाम था मोरी गेट। एक किले का नाम था तलाकी गेट। और एक किले का नाम था बच्चों, एक गेट का नाम था नागौरी गेट। तो इस तरीके से इस किले के ये 4 गेट थे। दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट। और आज भी हिसार के अंदर नागौरी गेट सबसे ज्यादा बच्चों पॉपुलर है। ठीक है। तो हिसार में जब भी तुम उतरोगे ना बस स्टैंड पे, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो ऑटो वाले रुक के मारेंगे वो नागौरी गेट के मारेंगे। ठीक है। नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की, कि हिसार को हिसार के अलावा अन्य किन नामों से जाना गया है। तो बच्चों काफी उपनाम है हिसार के। ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है, हिसार को बोलते हैं हम हरियाणा की स्टील सिटी। क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा की स्टील सिटी बोलते हैं। या स्टील को बोलते हैं हिंदी में इस्पात, इस्पात नगरी भी बोल सकते हैं। और यहाँ स्टील का साम्राज्य किसने खड़ा किया है? जिंदल ने। तो इसीलिए इसे जिंदल नगरी भी बोल देते हैं। ठीक है। मेरे दोस्त, यहाँ पर चुंबक बड़े स्तर पे बनते हैं, तो यही कारण है कि इसे हम मैग्नेट सिटी भी बोल देते हैं। और मुगलों के समय ये क्षेत्र काफी आगे बढ़ा, इसीलिए इसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो मुगलों का स्वर्णिम काल बच्चों इसे कहा जाता है। तो मुगलों के समय हिसार क्षेत्र ने अच्छी खासी पहचान बनाई, उसके बाद ये लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए बच्चों इसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उपनाम के बाद हम बात करेंगे यहाँ प्रसिद्ध उद्योगों की। जो प्रसिद्ध उद्योगों में सबसे मेन उद्योग है यहाँ पर स्टील उद्योग, स्टील या इस्पात उद्योग। ठीक है। और यहाँ पर स्टील की बहुत बड़ी कंपनी जिसको बोलते हैं JSW। ठीक है। और इस कंपनी की स्थापना की थी ओम प्रकाश जिंदल ने बच्चों। स्थापना किसने की? ओम प्रकाश जिंदल ने। ओम प्रकाश जिंदल का जो जन्म हुआ था वो नड़वा में हुआ था। नड़वा आप सभी जानते हैं हिसार का विधानसभा क्षेत्र भी है। ओम प्रकाश जिंदल। और बच्चों इनको हरियाणा के अंदर स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में स्टील किंग किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? इन्हें कहा जाता है। स्टील उद्योग के बाद हम बात करेंगे एक 555 नाम का बिस्कुट आया करता था बच्चों, हम खाया करते थे बचपन में, लेकिन चाय में डुबोते ही चाय में ही रह जाता था ये, इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि मुंह तक पहुंच जाए। तो 555 गरीबों का बिस्कुट था अपना। तो 555 बिस्कुट उद्योग भी बच्चों हिसार का है। यहाँ एक घी भी बनता है, हरियाणा किंग देसी घी। हरियाणा किंग
देसी घी उद्योग भी है बच्चों, यहाँ सूती धागा उद्योग भी है। ठीक है, यहाँ पर ऊन उद्योग भी याद रखना है। ऊन उद्योग वैसे पानीपत में भी है, और पानीपत के साथ साथ ऊन उद्योग के लिए हिसार भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो लोहे के पाइप के लिए जाना जाता है ये। लोहे के पाइप या नलिकाएं। और लोहे के पाइप बच्चों यहाँ पर दो कंपनियां जानी जाती हैं। एक तो जिंदल पाइप, और एक रविंद्रा पाइप। ठीक है, एक रविंद्रा पाइप। बच्चों एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैग्नेट उद्योग। कौन सा उद्योग याद रखोगे? मैग्नेट उद्योग यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, एक मेरे दोस्त यहाँ पर उद्योग है लोहे के सिक्के। लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल। तो आप सभी जानते हैं, आपकी जेब के अंदर जो भी लोहे के सिक्के हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपए हो, तो बच्चों ये जो सिक्के हैं ना, इनको ये शेप देने का काम जिंदल कंपनी करती है। और बाद में ये सारे के सारे सिक्के दिल्ली के वित्त मंत्रालय में जाते हैं, और वित्त मंत्रालय में जाकर बच्चों इनके ऊपर लगती है स्टैंप, और स्टैंप लगते ही ये बन जाते हैं सिक्के यानी मुद्रा, और फिर ये बाजारों में चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे उद्योग आप लोगों को हिसार के अंदर याद रखने हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर हिसार के साथ कौन से जिलों की सीमा लगती है? बेटा हिसार के साथ है, एक तो जिला लगता है आपका कौन सा, फतेहाबाद। ठीक है, एक जिला कौन सा लगता है, जींद। एक जिला कौन सा लगता है, भिवानी। एक कौन सा लगता है, रोहतक। ठीक है, तो इन जिलों की सीमा लगती है हिसार के साथ। ये तो आप मैप के ऊपर भी देख लोगे ना, तो आपको दिख जाएंगे कि किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। रविंद्रा पाइप है मेरे दोस्त, इतना दिमाग ना है क्या करो तुम, ठीक है, मान लिया करो। रविदास पाइप को नहीं, रविंद्रा पाइप है, रविंद्रा पाइप। हाँ, डेलिस कंपनी का दौरों को लिखना वो है मेरा। करा बैठे बैठे कुछ भी कह दो तुम भी यार, तुम मान दे क्या को नहीं? जो भी बात बोलूं उसने मान लिया करो यार। सामने तो नाम पढ़ा होगा मैंने, या देख रखी है रोज, थोड़ा पाइपा का रोला सुन सुन के आऊं भाई मैं। ठीक है, तो रविंद्रा पाइप है। बच्चों प्रसिद्ध उद्योगों के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिरों की। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं? हिसार के अंदर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। सबसे पहले हम हिसार शहर के मंदिर देख लेते हैं। पहला ही मंदिर है आर्य समाज मंदिर। ठीक है, आर्य समाज मंदिर। बच्चों 1886 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी लाला लाजपत राय के सहयोग से।
ठीक है, नागौरी गेट के ऊपर है यार ये समाज मंदिर। उसके बाद है बिश्नोई मंदिर बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर। बिश्नोई मंदिर है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना है देवी भवन मंदिर। देवी भवन मंदिर बच्चों ये हिसार के अंदर है। नेक्स्ट याद रखना है दादी गौरी मंदिर। दादी गौरी मंदिर बच्चों डाया गांव के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनबोरी माता मंदिर। बनबोरी माता मंदिर बच्चों ये बनबोरी गांव के अंदर है। नेक्स्ट है काजड़ा धाम। बच्चों ये भगवान हनुमान को समर्पित है। काजड़ा धाम जो है ये भगवान हनुमान को समर्पित है। तो यहाँ पर भगवान हनुमान का बहुत बड़ा मंदिर है बच्चों काजड़ा के अंदर। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, काजला धाम के बाद आ जाओ मेरे दोस्त प्राचीन शिव मंदिर। ये सीसवाल गांव के अंदर है। सीसवाल गांव के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों किरमारा धाम। किरमारा धाम बच्चों ये भगवान शिव को समर्पित है। किरमारा गांव है बच्चों जहां पर बना हुआ है धाम, को बोलते हैं किरमारा धाम। तो ये भगवान शिव को समर्पित। ठीक है। किरमारा धाम के बाद आ जाओ मेरे दोस्त, कौन सा मंदिर पढ़ोगे? और बाबा लाल दास धाम। ठीक है। तो बाबा लाल दास जो धाम है ये डाटा गांव के अंदर है। डाटा गांव, डाटा गुराना सुना होगा तुमने, परवाड़ा के पास पड़ता है डाटा गांव। ठीक है। तो यहाँ पर बाबा लाल दास धाम है। बाकी बातें मेरे दोस्त करेंगे कल की क्लास में। ठीक है। तो बाकी जो मंदिर और बच गए हैं हिसार जिले के वो पढ़ेंगे। मंदिरों के बाद मेले पढ़ेंगे, मेलों के बाद पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, शिक्षा संस्थान पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से 22 के 22 जिले जिस दिन हम कवर कर लेंगे तो बच्चों अपने 12 से 15 नंबर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कोई भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो इन 22 जिलों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सारे के सारे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो बाकी मिलेंगे फिर हम कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू बच्चों। तो आर्मी कैंट भी पढ़ेंगे भाई, सारी चीजें पढ़ेंगे।